हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वन एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बेस तैयार करता हूँ कि एटॉमिक मास यूनिट तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो आइए पहले उसको थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, अब एटॉमिक मास यूनिट जो आज आप ये वर्ड सुनते हैं, ये एक्चुअली में किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने के बाद उसके यूनिट के लिए रखा गया। जैसे आज आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास लिखें तो 1 AMU लिखते हैं आप, अप्रॉक्सीमेट 1 AMU होता है। वैसे एग्जैक्ट 1 AMU नहीं होता है, बट 1 AMU लिखते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का 16 AMU लिखते हैं। तो ये जो हम AMU वर्ड वहां पर यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली में यूनिट है जो कि एटम के एटॉमिक मासेस के लिए बनाया गया। जैसे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं तो वहां पे उनकी यूनिट होती है। आप लेंथ नापते हैं तो मीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किसी के मासेस मेजर कर रहे हैं तो आप केजी, ग्राम, इस तरह की यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब मास की बारी अगर आती है यहाँ पर, अगर हम जो ये एटॉमिक मास जो वर्ड हम देख रहे हैं इसमें मास वर्ड यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एटम के मासेस को मेजर करने के बाद जो यूनिट डिसाइड हुआ था वही ये एटॉमिक मास यूनिट उसको रखा गया। लेकिन अगर हम मास जैसे हमारे दिमाग में आता है तो हमारे लिए यूनिट्स ये नहीं आती हैं। हमारे लिए मास का यूनिट आता है ग्राम, केजी, मिलीग्राम, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंगली हम मासेस की यूनिट्स को डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब बात एटम की होती है ना सर, आप कोई बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके मासेस को आप केजी में, क्विंटल में, इस तरह से मेजर करते हैं। छोटी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो मिलीग्राम, ग्राम में लेकर आते हैं। लेकिन जब हम एक एटम के बारे में सोचते हैं, कोई एटम के बारे में सोचता है कि सर एटम का मास कैसे नापा गया होगा, और यूनिट तो चलो बात की बात है, क्योंकि जो चीज हमें दिखाई ही नहीं देती है, एटम कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। अब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसका मास नाप लिया आपने, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसका मास मेजर कर लिया। और आज बता भी देते हैं कि हाँ भाई, ऑक्सीजन एटम का मास ये है और हाइड्रोजन एटम का मास ये है। चलो, आज तो हमारे पास काफी सारी टेक्निक्स हैं। आज हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके, एक टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उससे हम एक्यूरेटली आज एटम्स के मासेस को मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आज से पीछे चले जाएं, मतलब 18th सेंचुरीज, 19th सेंचुरीज में अगर हम चले जाते हैं तो वहां पर उस तरह की टेक्निक नहीं थी। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया और एटम के मासेस को मेजर किया। तो सवाल अब ये उठता है कि इतने छोटे जो एटम्स हैं जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, उनके मासेस को कैसे उन्होंने मेजर किया होगा। तो अगर इस चीज को अगर हमें समझना है तो पहले आप मेरी कुछ बातों को समझिए। अब जैसे अगर आज भी आप मास यूज करते हैं किसी का, जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि आपका मास कितना है, तो जैसे आपने बोला कि सर मेरा मास है 50 kg, तो जो आज आप ये 50 kg वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये सर केजी तो कहीं से आया होगा, किसी ने तो बनाया होगा केजी। ऐसी आज अगर किसी की लेंथ नापते हैं तो हम कहते हैं 10 मीटर, तो मीटर किसी ने तो बनाया होगा। तो ये चीज समझने वाली है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये जो केजी शब्द है ये कहां से आया है, कैसे इसको बनाया गया, इसकी भी हिस्ट्री है। लेकिन अभी हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो एक्चुअली में क्या है कि साइंटिस्ट लोगों ने जो मासेस को मेजर करने का तरीका ढूंढा, चाहे वो एटम के लिए हो चाहे वो किसी और ऑब्जेक्ट्स के लिए हो, वो उन्होंने ढूंढा कि हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे हमने वो तराजू देखा होगा, है ना, उसमें 2 पैंस होते हैं, इधर एक उधर होता है। अब यहां पर हम 1 kg का, वो आपने देखा होगा आयरन का बना हुआ एक होता है ना, उसको फिर 1 kg का जो उसकी हिंदी में बट्टा कहते हैं, तो वो हमने वहां पर इस तरह से रख दिया। और उतने ही क्वांटिटी के चावल हम फिर वहां पर रख देते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि भैया ये लो 1 kg हो गया आपके राइस, चावल हमने 1 kg तोल दिया, आप ले जाओ। तो आपने उन चावलों का जो मास है वो कैसे निकाला? आपने उस जो लोहे का वो जो ऑब्जेक्ट वहां पे रखा था 1 kg का, उसके रेफरेंस में आपने उसके मास को निकाला। यही तरीका इस्तेमाल किया गया है मासिस को, चाहे लेंथ को, चाहे किसी भी चीज को मेजर करने का।
तो आज भी एक यूरोप का म्यूजियम है, वहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक स्टोन है जिसको हमने नाम दे दिया गया है कि वो है 1 kg। मान लिया कि उसका मास जो है वो 1 kg है। अब उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी ऑब्जेक्ट के मासिस को मेजर करते हैं। अब ये कैसे संभव हो पाता है? बस हम इतना देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस स्टोन के मुकाबले में कितना भारी है, हम ये चीज देखते हैं, उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। बस कंपैरिजन हो रहा है, उसको हमने एक रेफरेंस के रूप में ले लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आज आपने बोला कि मेरा मास 50 kg है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो हैं वो 50 टाइम्स हैवियर हैं, आप 50 टाइम्स हैवियर हैं देन वो जो हमने 1 kg का वहां पर क्या रखा हुआ है, स्टोन वहां पे रखा हुआ है, उसके कंपैरिजन में, है ना भाई? तभी तो फिर आपका मास 50 kg बना। तो आज अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है तो दैट मीन दैट ऑब्जेक्ट इज 50 टाइम्स हैवियर देन दैट 1 kg स्टोन। ये लॉजिक हमने यूज किया। और अच्छा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो जैसे अब 1 kg आपको स्टोन की जो मैं कहानी सुना रहा हूं, अगर आप सोचो जैसे अब हमारे देश में तो रामायण महाभारत इस तरह की चीजें अब ये हुई हैं नहीं हुई हैं ये तो बात की बात है। चलो हम और पीछे चले जाते हैं ना, जैसे भाई कुछ तो लोग जब स्टार्टिंग में यहां पर आए होंगे तो दुकानदार से कुछ चीजें तो मांगते होंगे जाके। आज तो हम चलो बोल देते हैं कि भैया 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, केजी में दे दो। उस टाइम के लोग क्या वर्ड यूज करते हैं कि शायद उनको केजी का पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे यूज करते होंगे? अब मान लो मैं वहां पर उस टाइम का शॉपकीपर हूं, आज से 200 300 500 साल पीछे चले जाएं और वहां हम सोचें कि कैसे लोग जो है वो मासिस को मेजर किया करते होंगे, तो मैं वहां पर क्या तरीका शायद वो यूज कर सकते थे, वो यही शायद इस तरह से यूज करते थे। तो उनके पास मान लो मेरे पास कोई घर पे पत्थर पड़ा हुआ है, तो बस मैंने उस पत्थर को, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उस पत्थर का मास कितना है, बस मैंने उस पत्थर को बोल दिया कि भैया इसका मास इतना है, कोई नाम दे दिया मैंने उसको। अब चलो मैंने उसको एक पत्थर ही बोल दिया कि इस पत्थर को इसका मास है 1 पत्थर। अब उसके कंपैरिजन में मान लीजिए मेरे से कोई चावल लेने आएगा तो मैं अपना तराजू रखूंगा, उधर एक पत्थर रख दूंगा अपना जो मैंने लिया था, और इधर मैं चावल तोलूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तेरे को मैंने 1 पत्थर चावल दे दिया। तो ना मुझे उस पत्थर का एक्चुअल मास पता है और ना मेरे को उन चावलों का कुछ आइडिया था, बस मैंने सिर्फ उसके साथ उसको कंपेयर किया और उनको बेच दिया। यही लॉजिक को इस्तेमाल करके हमने आज सारे ऑब्जेक्ट्स के मासिस को नापा गया है। इसको कहते हैं रेफरेंस मासिस, रिलेटिव मासिस कहते हैं। रिलेटिव, जब हम रिलेटिव किसी के आगे वर्ड यूज करते हैं तो दैट मीन्स हमने उसको किसी के साथ कंपेयर किया हुआ है, और जब किसको साथ कंपैरिजन बिना करे चीज को मेजर कर लेते तो उसको उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो ये सारे एब्सोल्यूट मासिस नहीं है, ये सब रिलेटिव मासिस है, रेफरेंस मासिस। आज अगर मैं 50 kg का हूं तो इसका मतलब है मेरा मास 50 टाइम हैवियर है देन वो 1 स्टोन जो जिसको हमने 1 kg नाम दे दिया है। तो यही चीज साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में थी उस टाइम की सेंचुरीज में, 18 सेंचुरीज 19 सेंचुरीज में अगर हम चले जाते हैं तो वहां के लोगों के, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में यही था कि हमें भी किसी एटम को एज अ रेफरेंस के रूप में लेना होगा, हमें किसी एटम को एज अ रेफरेंस के रूप में लेना होगा ताकि उस एटम को हम एज अ रेफरेंस मान के बाकी सभी एटम के मासिस को मेजर कर लेंगे। तो फिर सवाल साइंटिस्ट के मन में यह था कि अब किस एटम को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाए। इतने सारे एटम्स से, चलो ठीक है उस टाइम चलो 1 था या 2 था, आज तो बहुत सारे एटम्स हैं। तो अगर उतने सारे एटम्स में से किस एटम को हम लें, एलिमेंट को लें एज अ रेफरेंस, तो सबसे पहले स्टार्टिंग्स में अराउंड 18 सेंचुरीज के अराउंड में वहां पर हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस एलिमेंट चूज किया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम है पूरे एलिमेंट्स में अगर आप उसको कंपेयर करें। तो उन्होंने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस एलिमेंट यूज कर लिया और उसको कंपेयर करके बाकी एटम के मासिस को निकालने की कोशिश करी और उनके मासिस को बताया गया। तो इस तरह से पहले हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया गया। उसके बाद फिर हाइड्रोजन के साथ जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई साइंटिस्ट लोगों को, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, अब जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट लोगों को ये कैसे पता लगा कि हम भाई यही एटम हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इतने सारे एटम्स में पहले हाइड्रोजन से शुरुआत हुई थी, फिर 1858 के अराउंड ऑक्सीजन पर आ गए, फिर ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके फिर हमने एटम के मासेस को मेजर करना शुरू किया, और ये सिलसिला चलते 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 रुका जाके 1961 में जब पहुंचे तब ये सिलसिला रुका था जाके कार्बन एटम पर। तो आज जितने भी एटम के मासेस मेजर किए गए हैं उसमें हमने रेफरेंस एटम माना है किसको, कार्बन को। सिलसिला जो हाइड्रोजन से शुरू हुआ था वो 1961 तक चलता रहा। साइंटिस्ट लोग सोचते रहे और चीजों को और तरीके से
फर्निश करते रहे ताकि एक एग्जैक्ट हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जिससे कि हम सभी एटम के मासेस को बिना किसी रुकावट, बिना किसी डिफिकल्टी के साथ निकाल सकें। तो 1961 पे जाकर जो सिलसिला ये रुका, वो रुका था कार्बन एटम पर जाकर। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पता किया कि हाँ भाई कार्बन एटम ही सबसे बेस्ट एटम रहेगा बाकी एटम के मासेस को निकालने के लिए। तो उस चीज को हम लिखते हैं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेफरेंस एटम, है ना, कि उस रेफरेंस एटम के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो रेफरेंस एटम रखे गए कि अगर हमारा रेफरेंस एटम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर लेता है तो हम उसको एज अ रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि कार्बन ने इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ढंग से फॉलो किया था। सबसे पहला आता है कि वो एटम होना चाहिए मोस्ट अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है मात्रा, उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए अर्थ में वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मोस्ट अबेंडेंस होने मतलब ये नहीं कि रेयरेस्ट एलिमेंट है, कुछ ही जगहों पे वो पाया जा रहा है। तो आज अगर हम कार्बन एटम को देखें तो कार्बन एटम इज द मोस्ट अबेंडेंस एक तरीके से एटम है, क्योंकि तकरीबन आपको हर एक कंपाउंड में कार्बन एटम जरूर मिल जाएगा। तभी आपने देखा कि हमने उसके अलग से केमिस्ट्री बना रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिर्फ कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड को ही समझाती है खाली। तो इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में कंपाउंड जो बनाता है कार्बन, उतने लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट अबेंडेंस होना चाहिए। दूसरा आता है कि वो एटम इज नॉट वेरी रिएक्टिव, मतलब वो एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, फटाफट ऑक्सीजन वाटर कहीं भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो एटम इज नॉट वेरी रिएक्टिव। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एटम किसी से रिएक्ट ही ना करे, मतलब कि एटम इज नॉट लीस्ट रिएक्टिव, मतलब उसकी रिएक्टिविटी के इंटरमीडिएट लेवल पर होनी चाहिए, ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो ना बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव हो। इस तरह के एटम को हमने रेफरेंस एलिमेंट की तरह चूज किया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स रखा कि डू नॉट हैव आइसोटोप्स, कि उसके आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए। लेकिन आज तकरीबन हर एटम का आइसोटोप्स है, और कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर मैं आज बोल रहा हूं कि कार्बन को हमने एज अ रेफरेंस एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया हो गया है, तो कार्बन आल्सो हैज 3 isotopes. One is called C12, other one is called here C13, and last one is called C14. बट इनमें C12 भी है जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंस होता है, अराउंड 99% के अराउंड ये आपके अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। बाकी जो C13, C14 है, इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम है। तो अब इसमें जो C12 है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ऑन अर्थ एज कंपेयर टू C13 एंड C14। बाकी उन्होंने ये भी बोला कि चलो ठीक है आइसोटोप्स हो, बट आइसोटोप्स को हम इजीली सेपरेट कर सकें, जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, C12 को इजीली सेपरेट किया जा सकता है अगर हम C13, C14 की बात करते हैं। तो डू नॉट हैव आइसोटोप्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट समझिए मेरी बात को आप। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो उन्होंने बनाए, और जो कि जाकर सही ढंग से मैच हो पाए कार्बन के साथ ही। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन को ही एज अ रेफरेंस एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी था कि वो डायटोमिक होते हैं। आपने देखा होगा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है नेचर में एज अ H2 और ऑक्सीजन एज अ O2, लेकिन कार्बन इज अ मोनो एटोमिक। तो ये भी उसके पास एक एडवांटेज था, जिस वजह से हमने C12 को ही एज अ रेफरेंस एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। आ रहा समझ में? तो कोई आपसे अगर पूछे कि विच एलिमेंट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस एलिमेंट टू मेजर द एटॉमिक मासेस, तो याद रखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, C12 एटम is used as a reference atom to measure the atomic mass of other elements. ठीक है, तो C12 एटम इज यूज्ड एज अ रेफरेंस एटम टू मेजर द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सिलसिला आप देख रहे हैं C12 को जो अपनाया गया था, ये 1961 के अराउंड हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको अपनाया, और आज जितने भी एटम के मासेस मेजर किए गए हैं वो इसी के रेफरेंस में मेजर किए गए हैं। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि हम उस यूनिट पर आना चाहते हैं कि जो हमने मास का यूनिट रखा निकालने के एटॉमिक मासेस के, कि AMU वर्ड हमने वहां पर लेकर, शुरू में ये चीज हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यूज करी,
लेकिन जाकर हम इसको कार्बन पे अब समझते हैं कि कार्बन के रेफरेंस में अगर हम काम करते हैं तो फिर एक एएमयू को कैसे समझा जा सकता है। चलिए तो इसको लिख लीजिए, चले रब कर देते हैं। ओके, तो आइए अब हम समझते हैं कि 1 एएमयू को कार्बन के साथ जब जोड़ा गया तो उसको कैसे उन्होंने 1 एएमयू को वहां पे डिफाइन किया। देखिए, डिफाइन 1 एएमयू। तो 1 एएमयू को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है? डेफिनेशन ये है, 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of 1 C12 कार्बन एटम। ये है डेफिनेशन किसका? 1 AMU का, जो कि कार्बन के रेफरेंस में बनाया गया कि 1 AMU किसके बराबर होगा? 1 AMU बराबर होगा 1/12 अगर हम कहेंगे किसका? मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। यानी जो कार्बन एटम होता है C12 वाला, उसका मास हमें निकालना होगा और उसके मास का अगर हम 1/12 पार्ट करेंगे तो उस एक पार्ट को, जैसे अगर मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी इस तरह से मेरे पास कोई एटम, उसके अगर मैं 12 बराबर हिस्से कर दूं तो हर एक हिस्सा जो यहां पर बनेगा इस तरह से, वो उसका 1/12 पार्ट होगा। आ रहा है समझ में? तो अगर एक कार्बन एटम के 12 बराबर हिस्से कर दें तो एक हिस्सा जो कहलाएगा 1/12 पार्ट होगा दैट कार्बन एटम, एंड दैट 1/12 पार्ट ऑफ दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड हियर 1 AMU। उसी को हमने 1 AMU में डिफाइन कर दिया। तो 1 AMU को अगर हमें निकालना है तो 1 AMU निकालने के लिए हमें मास ऑफ 1 C12 एटम लेना होगा और उसको डिवाइड करना होगा किससे? 12 से। तब हमारे पास 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और ये इससे हम 1 AMU को अब उन यूनिट्स के साथ भी रिलेट कर पाएंगे जो आज हम मासेस के लिए यूज करते हैं, जैसे ग्राम और केजी। तो यहां पर सबसे पहले हम ग्राम में कार्बन के 12 एटम, जो C12 एटम है, उसका मास लेंगे और उसको 12 से डिवाइड करेंगे। अब ये मास कैसे आया होगा, उसके लिए फिर अलग से हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि कार्बन C12 एटम का जो मास है वो कहां से आया। तो जैसे मैंने कहा कि आज काफी सारी टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उसके मास को निकाल सकते हैं। तो ये मास जो सॉल्व किया था इन्होंने, तो ये जो मास 1 AMU निकालने के लिए कार्बन एटम का जो मास लिया गया वो था 1.9924 इंटू में 10 की पावर -23। और इस वैल्यू को जब हमने 12 से डिवाइड किया, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ 1 कार्बन एटम C12 एटम, ठीक है। तो ये वैल्यू फिर आपका 1 AMU, ये ग्राम में था उसका मास, और उसको जब हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होने के बाद आई थी 1.66 अप्रोक्सीमेटली, वैसे और भी था बट अप्रोक्सीमेट करके 1.66 10 की पावर माइनस का 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू हमारे को मिला, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1 AMU विच इज रिलेट विद द ग्राम, जो एक और यूनिट होता है मास का। तो आप सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि हाउ वी डिफाइन द 1 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम को जब हमने 12 से डिवाइड किया, और ये मास कैसे निकाला हुआ है उसके अलग से हमें चीजों को पढ़ना पड़ेगा पहले। बट अभी आप ध्यान में रखिए कि कार्बन के एक C12 एटम का जो मास होता है ग्राम में, वो 1.9924 10 की पावर -23 ग्राम होता है। और जब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक AMU की वैल्यू मिलेगी 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इसको अगर हम केजी में चेंज कर लेते हैं तो 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1.66 10 की पावर -27 केजी, क्योंकि इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस रिलेशन यू हैव टू मेमोराइज। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने 1 AMU को क्या किया है, डिफाइन किया। आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो ये है 1 AMU। अब इस 1 AMU को यूज करके ही हमने बाकी एटम के मासेस को निकाला
और उसका फिर क्या लॉजिक यूज किया गया वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आइए अब हम 1 AMU को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस लिखे और कुछ चीजें समझाऊंगा आपको, उनको ध्यान से देखिए। अगर अब हमें किसी भी एटॉमिक मास निकालना हो, अब हमें किसी भी एलिमेंट का, तो अगर अब हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब जिसका भी आप मास निकाल रहे हैं उसके मास को ऊपर रखिए और डिवाइडेड बाय में आएगा 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12 एटम, और 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12 एटम को ही हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। तो क्या फॉर्मूला एग्जैक्टली में आ रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ 1 AMU। तो ये अगर आप करेंगे तो यू गेट द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 AMU इन AMU। तो आपको AMU मास ऑफ दैट एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे। अगर हाइड्रोजन का आज AMU में मास होता है 1.008 AMU होता है, जो पहले 1 AMU लिया जा रहा था। देखिए ये 1 AMU से थोड़ा सा क्या है? ज्यादा है। एग्जैक्टली 1 AMU नहीं है, 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आने वाली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, या फिर और वीडियोस अगर मैं इसकी बनाना चाहूँ तो उसमें आपको समझा सकता हूँ। फिर इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मासेस जो होते हैं किसी भी एटम के वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। आपने पढ़ा होगा कभी भी छोटी क्लासेस में। अब प्रोटॉन का मास देखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन का मास है, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके जो मासेस हैं एनर्जीज में कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी फिलहाल उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास AMU में होता है वो 1.008 AMU होता है, जो कि हमने इसी फॉर्मूले से निकाला हुआ है। तो उसके लिए हमें ऊपर मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, जो एक्चुअल मास होता है 1 हाइड्रोजन एटम का, और उसको 1 AMU की वैल्यू जो होती है हमारे पास 1.66 10 की पावर -24, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, जो कि आएगा 1.008 AMU। ऐसे ही आप बाकी सभी एटम के भी, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के और Fe के निकाल सकते हैं। और बात सवाल ये है कि एक्चुअल मास कैसे आते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने बोला कि हमारे पास काफी सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम उस एटम का एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। बट अब मैं एक चीज आपको और समझाने जा रहा हूं कि जैसे अब ये जो मासेस है ये तो हमने रेफरेंस मासेस लिए हुए हैं। अगर मैं आज ये बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन का मास 1.008 AMU, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU से 1.008 टाइम्स हैवियर है ना। जैसे हमने 50 kg वर्ड यूज किया था, तो 50 मतलब यही था कि 50 टाइम्स हैवियर है। तो आज हम यही कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है वो 1 AMU से 1.008 टाइम्स क्या होता है? हैवियर होता है। ऐसी ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर होता है एक तरीके से। तो ये चीज यहां पर आ रही है। तो ये रेफरेंस सारे मासेस हैं जो हमने 1 AMU के रेफरेंस में निकाल दिए गए हैं। लेकिन अगर हमें उस एटम का एक्चुअल मास चाहिए, है ना, अगर हम उस एटम का एक्चुअल मास चाहते हैं तो ये हम यहां से निकाल सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये एक्चुअल मास ही है। तो अगर एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट चाहिए तो 1 AMU को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होगा, कि जो एटॉमिक मास उस एलिमेंट का AMU में होगा उसको ये 1 AMU उधर चला जाएगा। तो एक्चुअल मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, एटॉमिक मास जो उसका AMU में आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1 AMU की वैल्यू से। आ रहा है समझ में? तो अगर आप ये काम कर देंगे तो आपको उस एटम का एक्चुअल मास मिलेगा, ग्राम में जो भी हो सकता हो। तो जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे निकाल के दिखाया एक्चुअल मास। तो हाइड्रोजन एटम का एक्चुअल मास अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि सिंपल लॉजिक है। देखिए, एटॉमिक मास इन AMU लीजिए जो कि 1.008 होगा, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 AMU की जो वैल्यू होती है मैंने पीछे बताई थी 1.66 10 की पावर -24 ग्राम, और उसको सॉल्व करेंगे। दिस वैल्यू जो 1.6736 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आ रहा है, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम होता है। और इसको थोड़ा अगर फॉर्मूला भूल भी जाते तब भी आप कर सकते हैं, लॉजिक को पकड़िए। जैसे यहां पर आ जाइए, अब हाइड्रोजन का जैसे मास यहाँ पर कितना है 1.008 AMU है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो हम इसको ये तो कहेंगे कि ये 1.008 टाइम्स हैवियर है, किससे? 1 AMU से, यही तो कहोगे। और फिर यहाँ पर आप 1 AMU की वैल्यू डाल दीजिए बस। तो जैसे वही तो किया आपने, यहाँ पे देखो 1.008 लिया और उसके अंदर 1 AMU की वैल्यू जो ग्राम में होती है उसको उसके बाद उसके मल्टीप्लाई करिए, यू गेट द एक्चुअल मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम जो है वो 35.453 टाइम्स हैवियर है 1 AMU से। तो यहाँ पर हो जाएगा 35.453 इंटू में 1 AMU, फिर 1 AMU की वैल्यू पुट करिए और मल्टीप्लाई करिए, आपको क्लोरीन का भी एक्चुअल मास मिल जाएगा। तो ये लॉजिक का इस्तेमाल करके आज हमने सभी एटम्स के मासेस निकाल लिए AMU में। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज हम AMU वर्ड यूज नहीं करते हैं, आज हम सिर्फ U यूज करते हैं। जैसे अगर हमें जो हाइड्रोजन का मास यूज करना है
और तो हम सिंपली राइट 1.008 U। तो U का मतलब वहां पर यूनिफाइड मास है, तो उसको आज चेंज कर दिया गया आज 20th सेंचुरीज में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, और जैसे अब हाइड्रोजन का मास आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.008 AMU आ रहा है एटॉमिक मास AMU में, और इसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। अभी 1.008 के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो टफ हो जाएगा चीजें, तो वहां भी हम इसको सिंपली 1 AMU ले लेते हैं। क्लोरीन के लिए हम 35.5 ले लेते हैं खाली, वो अप्रोक्सीमेशन किया गया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहे। तो वो भी आपने देखा ही होगा, हाइड्रोजन का 1 AMU लिया जाता है, ऑक्सीजन का 16 AMU, क्लोरीन का 35 AMU लिया जाता है, आयरन के लिए 56 AMU लिया जाता है, जो कि 55.847 AMU है, बट अप्रोक्सीमेशन के बाद वी टेक इट 56 AMU। तो वो अपनी कैलकुलेशंस के लिए हम कर सकते हैं, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप चीजों को समझिए कि कैसे आज हमने सभी एटम के मासेस को निकाला। तो जो समरी पूरी निकल कर आ रही है चीजों को समझने के बाद, वो यही आ रही है कि आज जितने भी एटम के मासेस जो निकाले गए हैं वो सभी रेफरेंस मासेस हैं, और वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं जिनको हमने कार्बन के C12 एटम के साथ कंपेयर किया और उसके साथ हमने कंपैरिजन करके फिर उसको डिफाइन किया। तो आज आपने AMU सीखा, AMU क्या है, कैसे ये हमारे जिंदगी में आया, कैसे इसको पिक्चर में लाए केमिस्ट्री के अंदर, और कैसे इसको इस्तेमाल करके आज हमने सभी एटम के मासेस को AMU में और ना कि उनके एक्चुअल मासेस इन ग्राम भी हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये लॉजिक का इस्तेमाल करके ही आज मासेस हमारे तक पहुंचे हैं। अब इसके अलावा भी इस चैप्टर के अंदर हमें और भी कई सारे मासेस को समझना है, जिसके अंदर एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मासेस हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। तो अब 1 बाय 1 में उन मासेस को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि उन मासेस में कैसे कैसे आप बात करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, और भी मैंने नाम लिए हैं अभी। तो आने वाले लेक्चर्स में अब उन्हीं मासेस को हम क्लियर करेंगे आपको। तो तब तक आप इसको स्टडी करिए और AMU को ढंग से जान लीजिए कि भाई AMU होता क्या है, जिसको आज हम सिर्फ U के टर्म्स में, यूनिफाइड मास के टर्म्स में लिखते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगले लेक्चर्स में हम और जितने एटॉमिक मासेस के अलावा जो मासेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको आपको ला के देंगे, स्टडी करेंगे। चलिए, थैंक यू।